So today we'll start with the male genital system. In that we will start with testicular cancer. So in testicular cancer occur in the testicles which are located inside the scrotum. यानी कि जो टेस्टिस से रिलेटेड कैंसर डेवलप होता है, ठीक है, उसके अंदर क्या है, जब एबनॉर्मल तरीके से जो नॉर्मल सेल्स हैं व्हेन दे डेवलप इनटू द एबनॉर्मल फॉर्म, नॉर्मल सेल्स क्या करते हैं, दे टेक बर्थ, दे मल्टीप्लाई, दे डू देयर वर्क एंड देन दे शेड ऑफ, और उसके ऊपर फिर क्या होता है कि नॉर्मल जो लेयर होती है सेल्स की वो डेवलप हो जाती है, राइट। लेकिन इस कंडीशन में क्या हो रहा है, आपका जो एबनॉर्मल सेल्स हैं वो बर्थ ले रहे हैं, मल्टीप्लाई करते हैं एंड दे कीप ऑन डिवाइडिंग, सॉरी दे कीप ऑन मल्टीप्लाइंग, और वो क्या होता है कि डेथ प्रोसेस की तरफ नहीं जाते। तो अगर इस तरह की कंडीशन हमारे टेस्टिकुलर एरिया में जो मेल के अंदर यूजुअली होता है जेनाइटल सिस्टम के अंदर, विच इज लाइंग इनसाइड एट द लेवल ऑफ स्क्रोटम, तो फिर क्या होगा, दैट विल बी कॉल्ड एज टेस्टिकुलर कैंसर, उसको हम टेस्टिकुलर कैंसर बोलते हैं। Then what can be the causes of the risk factor? Advancing age, ठीक है, इसमें तो इतना डिटेल की जरूरत भी नहीं है। एडवांसिंग एज, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे हार्मोनल इम्बैलेंसेस जैसे फीमेल्स के अंदर आता है, वैसे ही मेल्स के अंदर भी क्या होता है, हार्मोनल इम्बैलेंस जो है शरीर के अंदर डेवलप होता है, ठीक है। तो टेस्टोस्टेरोन लेवल का और एल्डोस्टेरोन, ईस्ट्रोजन, इस तरीके के, जैसे फीमेल्स के अंदर प्रोजेस्टेरोन ईस्ट्रोजन का इम्बैलेंस होता है तो यूट्राइन कैंसर डेवलप हो सकता है, फिब्रॉइड डेवलप हो सकते हैं। तो सेम वे में मेल्स के अंदर टेस्टोस्टेरोन का जब वेरिएशन डेवलप होने लगता है तो उस रीजन की वजह से भी क्या होता है, कई बार जेनाइटल सिस्टम से रिलेटेड जो होता है, यानी कि मेल जेनाइटल एरिया के अंदर जो है क्या होता है, कैंसर जो है डेवलप हो सकता है, एबनॉर्मेलिटीज डेवलप हो सकती हैं। देन इसमें क्या क्या चीजें आती हैं, जैसे कि इट्स नॉट क्लियर व्हाट कॉजेज टेस्टिकुलर कैंसर इन मोस्ट ऑफ द केसेस जो टेस्टिकुलर कैंसर होता है मेल्स के अंदर, वो हम पर्टिकुलर वो नहीं बोल सकते कि इस पर्टिकुलर रीजन की वजह से जो है टेस्टिकुलर कैंसर डेवलप हुआ है, ठीक है, विदाउट एनी रीजन। कई बार क्या होता है कि टेस्टिकुलर एरिया के अंदर चेंजेस आने लगते हैं जिसकी वजह से जो है कैंसर डेवलप होना शुरू होता है। देन बट अकॉर्डिंग टू वेरियस रिसर्चेस हेल्दी सेल्स ग्रो एंड डिवाइड in an orderly pattern, but due to alteration in this process, such cancerous changes take place. ठीक है, यानी कि सेम चीज जो मैंने आपको बताई है कि नॉर्मल सेल्स तो डेथ प्रोसेस की तरफ चले जाते हैं नॉर्मल फंक्शनिंग करके, लेकिन जो एबनॉर्मल सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो मल्टीप्लाई करते रहते हैं और वो डिवाइड और वो डेथ प्रोसेस की तरफ यानी एपोप्टोसिस कंडीशन की तरफ नहीं जाते हैं। तो इस रीजन की वजह से सम ऑफ द रिसर्चर्स जो से दैट कि जब एबनॉर्मेलिटी आ जाती है टिश्यू लेवल पे, सेल लेवल पे, उनकी फंक्शनिंग के अंदर, उनके डेथ प्रोसेस के अंदर, तो वो कैंसरस फॉर्म के अंदर, एब्नॉर्मल कैंसर फॉर्म के अंदर डेवलप होने लग जाते हैं। इसके अलावा अदर जो हमारे रीजंस होते हैं, जैसे अनडिस्टेंडेड टेस्टिकल्स, एबनॉर्मल टेस्टिकल्स, फैमिली हिस्ट्री, अगर हमारी फैमिली हिस्ट्री में है जनरेशन टू जनरेशन इस तरीके की जो बीमारी है या इस तरीके की जो डिजीज कंडीशन है वो हमारे शरीर के अंदर डेवलप रहती है, तो उस कंडीशन के अंदर भी क्या होता है, हमें जो है, अगर फादर को इस तरीके का टेस्टिकुलर कैंसर डेवलप हुआ है तो टेंडेंसी होती है जब मेल उसका यानी कि जो उसका बॉय है, उसका जो बेबी है, उसके अंदर भी 50% चांसेस आते हैं कि वो भी जो है फ्यूचर में जाके जो है इस तरीके से कैंसर जो है जेनाइटल एरिया से रिलेटेड कैंसर भी डेवलप कर सकता है, ठीक है। देन एबनॉर्मल टेस्टिकल्स, अगर टेस्टिकल्स के अंदर ही बाय बर्थ जो है कोई एबनॉर्मेलिटी है, स्ट्रक्चर के अंदर प्रॉब्लम है, फंक्शनिंग के अंदर प्रॉब्लम है, ठीक है, माल कंजेशन प्रॉब्लम, इस तरीके की कंडीशन है, तो भी क्या है, चांसेस हैं पेशेंट के अंदर कि वो आगे जाके टेस्टिकुलर कैंसर डेवलप कर सकता है। देन अनडिस्टेंडेड टेस्टिकल्स, ये ऑलरेडी आप टॉपिक कवर कर चुके हैं, ठीक है। अनडिस्टेंडेड मतलब प्रॉपर तरीके से जो है प्रोट्रूशन नहीं हुई है टेस्टिकल की, तो उन सब कारण की वजह से जो है कई बार होता है क्योंकि डिस्टेंडेड टाइप में नहीं, यानी कि प्रोट्रूशन उसकी हुई नहीं है टेस्टिकल की, उसकी फंक्शनिंग के ऊपर, उसके स्ट्रक्चरल कहते हैं ना, एक जब स्ट्रक्चर प्रॉपर होता है तो प्रॉपर एरिया मिलता है हर एक टिश्यू है सॉल्व को अपना वर्क करने के लिए। अब जब वही उसी के अंदर एबनॉर्मेलिटी है, उसी के स्ट्रक्चर के अंदर खराबी है अगर, तो व्हाट विल हैपन, पेशेंट के अंदर क्या होगा, अलग अलग तरीके की जो है एबनॉर्मेलिटीज डेवलप हो सकती है। तो ये हमारे कॉजेज एंड रिस्क फैक्टर जिसकी वजह से टेस्टिकुलर कैंसर जो है
बॉडी के अंदर डेवलप हो सकता है। देन अगर हम सिम्टम्स की बात करेंगे, व्हाट कैन बी द सिम्टम्स, तो सिम्टम्स में क्या होगा, लम्प इनलार्जमेंट इन द टेस्टिकल्स, ठीक है, टेस्टिकल्स के अंदर गांठ जैसा स्ट्रक्चर जो है वो फील होगा, लंप जैसा जो स्ट्रक्चर है वो फील होगा, ठीक है। देन हेवीनेस इन द स्क्रॉटम, स्क्रॉटम के अंदर बहुत ज्यादा भारीपन महसूस होगा, साइज बड़ा हुआ लगेगा, तो पेशेंट को हर समय जो है एक डिस्कम्फर्ट का जो सेंसेशन होता है वो पेशेंट को फील होगा। देन कलेक्शन ऑफ फ्लूइड इन स्क्रॉटम, स्क्रॉटम के अंदर एबनॉर्मल फ्लूइड कलेक्शन होने लगे, कई बार हो सकता है एबनॉर्मेलिटी है अगर स्ट्रक्चर के अंदर, उसकी फंक्शनिंग के अंदर, तो एबनॉर्मल तरीके से यूरिन का जो फ्लो है वो कई बार स्क्रॉटम एरिया यानी कि टेस्टिकुलर एरिया के अंदर जो है डेवलप होना शुरू हो जाता है। तो इस तरीके के जो सिम्टम्स हैं वो हमें पेशेंट के अंदर दिखाई दे सकते हैं। देन इनलार्जमेंट एंड टेंडरनेस ऑफ द ब्रेस्ट, कई बार मेल पेशेंट के अंदर क्या होता है, अगर टेस्टिकल्स या फिर स्क्रॉटम या फिर पेनिस से रिलेटेड कोई भी एबनॉर्मेलिटी होती है तो कई बार उनके एज अ साइड इफेक्ट और एज अ सेकेंडरी कॉज जो होता है उनका ब्रेस्ट इनलार्जमेंट जो है वो शरीर के अंदर डेवलप होने लग जाता है। तो मेल का जो ब्रेस्ट साइज है वो क्या होगा, यूजुअली नॉर्मल से थोड़ा सा एलिवेटेड प्रोट्रूडेड दिखाई देगा। देन बैक पेन, पेशेंट को बैक पेन हो सकता है, पेल्विक पेन हो सकता है, पेशेंट को हैवीनेस फील होगी अपने पेल्विक एरिया के अंदर, ठीक है। तो इस तरीके के जो सिम्टम्स है वो हमें पेशेंट के अंदर देखने के लिए मिल सकते हैं। तो कौन कौन से सिम्टम्स हो गए, lump, enlargement in the testicles, heaviness in the scrotum, collection of fluid in the scrotum, enlarged और tenderness of the breast and then back pain, इस तरीके के जो सिम्टम्स हैं वो हमें पेशेंट के अंदर देखने के लिए मिलते हैं। देन इफ यू टॉक अबाउट द डायग्नोसिस, क्या क्या हम डायग्नोसिस कर सकते हैं या क्या इन्वेस्टिगेशन जो है हम पेशेंट के लिए कर सकते हैं। फर्स्ट वी विल गो फॉर हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन। हिस्ट्री कलेक्शन के टाइम पे यू विल आस्क द पेशेंट अबाउट लास्ट 5 ईयर ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन हिस्ट्री, पिछले 5 साल में कोई अगर ब्लड ट्रांसफ्यूज हुआ है, अगर कोई उसके अंदर रिएक्शन है, उसके अलावा ड्रग एलर्जी, फूड एलर्जी आप पेशेंट से पूछोगे। रिसेंट कोई पेशेंट का सर्जरी तो नहीं हुआ, जेनाइटल एरिया से रिलेटेड हो सकता है कि कोई और तरीके की अबनॉर्मेलिटी वो बीपीएस से भी फिर डेवलप हुई हो। इस रीजन की वजह से एज अ साइड इफेक्ट क्या है, पेशेंट को अब जाके बीपीएस के साइड इफेक्ट में जाके टेस्टिकुलर कैंसर भी डेवलप हो गया। तो इस तरीके से आप पेशेंट की जो है हिस्ट्री पूरी पूछेंगे। उसके अलावा पेशेंट का आप फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। फिजिकल एग्जामिनेशन के टाइम पे आपको जो स्क्रॉटम है या जो आपको उसका टेस्टिकल एरिया है वो बहुत ज्यादा प्रोट्रूडेड, वहाँ पे स्वेलिंग दिख सकती है, इनलार्जमेंट दिख सकती है ना। तो इस तरीके के चेंजेस, ग्रॉइन एरिया के अंदर जो है आपको सूजन दिखाई दे सकती है, भारीपन दिखाई दे सकता है। तो ये तरीके के जो चेंजेस है वो बॉडी के अंदर आपको पेशेंट का दिखाई देगा। फिर इसके अलावा हम पेशेंट का क्या करेंगे, ब्लड टेस्ट करेंगे। ब्लड टेस्ट के अंदर क्या होगा, ट्यूमर मार्कर्स, हम ब्लड के अंदर ये देखेंगे कि किस तरीके के ट्यूमर मार्कर्स का रेंज तो नहीं बढ़ा हुआ है। कैंसर जब शरीर के अंदर डेवलप होते हैं तो उस टाइम पे कुछ हमारे सेल्स हैं जो एलिवेटेड होते हैं, जिनका रेंज जो है बहुत एलिवेटेड, बहुत बढ़ा हुआ होता है, ठीक है। जैसे पीएसए टोटल, ठीक है। यूजुअली मेल्स के अंदर पीएसए टोटल तब बड़ा होता है जब आपका जेनाइटल एरिया के अंदर जितने भी ऑर्गन है उनके अंदर कोई प्रॉब्लम है, टेस्टिस के अंदर कोई प्रॉब्लम है, पेनिस के अंदर कोई प्रॉब्लम है, पेनिस के अंदर, तो फिर उन कंडीशंस के अंदर क्या होगा, पेशेंट का जो है ट्यूमर मार्कर्स हम चेक करेंगे। तो एलिवेटेड अगर आपके ट्यूमर मार्कर्स हैं तो दैट विल बी द इंडिकेशन दैट पेशेंट को क्या है, कैंसर डेवलप हुआ है। देन इसके अलावा हम पेशेंट का अल्ट्रासाउंड करके देख सकते हैं। अल्ट्रासाउंड में आपको इमेज जो है वो क्लियरली विजुअलाइज हो जाएगी, एबनॉर्मेलिटी आपको दिख जाएगी पेशेंट की, किसी तरीके की एबनॉर्मेलिटी क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, फंक्शनिंग क्या है, और साथ साथ में पेशेंट को जो भी इंटरनल स्ट्रक्चर है पेशेंट का, ठीक है, वो हम आसानी से देख लेंगे। तो स्क्रॉटम एरिया के अंदर जो टेस्टिकुलर एरिया है उसके अंदर क्या एबनॉर्मेलिटीज है, क्या चीज एबनॉर्मल तरीके से प्रेजेंट है, वो सारी बातें हम अल्ट्रासाउंड के टाइम पे देख लेंगे। देन रेडिकल इंगुअल और चेक्समी, इसके अंदर क्या है, प्रोसीजर करते करते के टाइम पे आप क्या कर रहे हैं, अगर आप किसी और तरीके का प्रोसीजर कर रहे हैं और मीनवाइल आपको दिखता है कि टेस्टिकल्स में प्रोट्रूशन है, टेस्टिकल्स में कोई डेवलपमेंट एक एबनॉर्मेलिटी की मौजूद है, तो उस टाइम पे आप पेशेंट का क्या करेंगे, हैंड टू हैंड प्रोसीजर आप कुछ और कर रहे हैं
ट्रीटमेंट आप कुछ और कर रहे हैं, लेकिन उस टाइम पे जब आपको टेस्टिकल्स के अंदर एब्नॉर्मेलिटी दिखती है तब आप उन नोड्यूल्स को, उन लम्प्स को आप रिमूव कर लेते हैं, और उन लम्प्स या फिर नोड्यूल्स को जो एब्नॉर्मल तरीके से ग्रो कर रही हैं उसको आप लैब में ले जाके छोड़ देते हैं। जब वो लैब के अंदर जाएंगी तो आप ये पता लगाएंगे कि वेदर इट इज कैंसरस और नॉन कैंसरस, ठीक है, कि वो कैंसरस है या नहीं है। तो इस तरीके से जो है आप और टेक्निक के टाइम पे जो है इन्वेस्टिगेशन करेंगे। तो क्या क्या चीजें हो गई, आपका हिस्ट्री कलेक्शन जो कि लिखा नहीं है इसमें, फिजिकल एग्जामिनेशन, इमेजिनिंग सेट सेट टेस्ट में आप सीटी स्कैन, एमआरआई, आप इसमें सारी चीजें लिख सकते हैं। आप पेशेंट का अल्ट्रासाउंड करेंगे, पेशेंट का ब्लड टेस्ट करेंगे, आप पेशेंट का रेडिकल, इंगुअल और चेक करेंगे। तो इस तरीके से जो है आप पेशेंट का जो है डायग्नोसिस परफॉर्म करते हैं। देन नेक्स्ट आता है आपका मैनेजमेंट। ठीक है, तो मैनेजमेंट में क्या क्या चीजें आपकी आती हैं, रेडिकल, इंगुअल और चेक्टमी, सर्जन मेक्स एन इंसिजन इन द ग्रोइन एंड प्रोस्थेटिक saline filled testicles can be inserted as per the patient's demand। रेडिकल, इंगुअल और चेक्टमी में क्या क्या चीजें आती हैं, आपका जो सर्जन है, जो डॉक्टर है, वो आपके ग्रोइन एरिया में एक इंसिजन क्रिएट करेगा, ठीक है, और आपके क्या करेगा, एंटायर जो आपका टेस्टिकल्स है या अफेक्टेड पार्ट जो है उसको रिमूव कर देगा, ठीक है। उससे होगा क्या, पेशेंट के पास चॉइस रहती है कि वेदर द पर्सन वांट टू रिमूव आउट दैट एरिया जो कि अफेक्टेड है, और साथ में द पेशेंट इज हैविंग फुल फ्रीडम कि वेदर दे वांट अ आर्टिफिशियल प्रोस्थेटिक टेस्टिकल्स और नॉट। बिकॉज एक बॉडी शेमिंग की भी बात होती है। अब आपका टेस्टिकल एरिया इतने, आप बचपन से देखते हैं अपनी बॉडी को कि टेस्टिकल प्रेजेंट है, ऑल ऑफ सडन स्क्रॉटम एरिया इज नॉट विजुअलाइज, तो इंटरनली खुद का एक तो पेशेंट का मोरल डाउन होगा, और दूसरा पेशेंट का जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो भी डाउन होता है। तो कई बार पेशेंट जो है वो सर्जरी करवाने के बाद जब अपना टेस्टिकल रिमूव करवाते हैं, क्योंकि कैंसर हो सकता है बहुत ज़्यादा फैल रहा हो, या फिर वो अनकंट्रोलेबल है, अनट्रीटेबल है, तो उस कंडीशन के अंदर हम कहते हैं कि पेशेंट को जो है हम प्रोस्थेटिक सलाइन फिल्ड जो टेस्टिकल्स हैं वो हम अटैच करते हैं। देन नेक्स्ट आता है हमारा रेट्रोपेरिटोनियल लिम्फ नोड डायसेक्शन। रेट्रोपेरिटोनियल डायसेक्ट, आपका जो नोड डायसेक्शन है वो हम यहाँ पे डेवलप करेंगे। इसके अंदर क्या क्या होगा, इंसिजन इज डन इन द लोअर एब्डोमेन लिम्फ नोड टू रिमूव द लिम्फ नोड। आप लोअर लेवल में लोअर एब्डोमिनल एरिया के अंदर क्या करेंगे, आप इसमें आप इंसिजन क्रिएट करेंगे, होल क्रिएट करेंगे, ठीक है। होल क्रिएट करने से क्या होगा, आप जो है स्क्रॉटम एरिया के अंदर जो है इंस्ट्रूमेंट डाल के और एबनॉर्मल पार्ट्स को जो स्क्रॉटम के हैं उनको आप रिमूव करो, ठीक है। तो ये बेसिकली आप क्या कर रहे हैं, टेस्टिकल एरिया के आसपास जितने भी नर्व्स हैं और लिम्फ नोड्स हैं, आप नर्व्स को प्रोटेक्ट कर दोगे, और जो अफेक्टेड लिम्फ नोड्स हैं उनको आप क्या करेंगे, उनको आप रिमूव कर देंगे। तो वो आपका हो गया रेट्रोपेरिटोनियल लिम्फ नोड डायसेक्शन। देन नेक्स्ट आता है आपका रेडिएशन थेरेपी। रेडिएशन थेरेपी सेम, रेडिएशन थेरेपी, कीमोथेरेपी एंड सर्जरी। रेडिएशन थेरेपी पे आप हाई बीम एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। हाई बीम एनर्जी का इस्तेमाल करोगे और आप जो अफेक्टेड पार्ट है जहाँ पे कैंसर मौजूद है, तो उस कैंसर वाले सेल्स के ऊपर क्या करोगे, आप हाई बीम एनर्जी को अप्लाई करोगे। तो जो भी जहाँ जहाँ पे कैंसर मौजूद होगा वहां पे आप हाई बीम एनर्जी जो है अप्लाई कर रहे हो, और धीरे धीरे क्या होगा, वो हीट डेवलप होगी सेल्स के अंदर, और धीरे धीरे वो श्रिंक होना शुरू हो जाएंगे, वो सिकुड़ना शुरू हो जाएंगे। तो उस वजह से जो होगा, कैंसरस सेल्स जो होते हैं वो शेड ऑफ हो जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका रेडिएशन थेरेपी फॉर द टेस्टिकुलर कैंसर। देन नेक्स्ट आता है आपका कीमोथेरेपी। आप कीमोथेरेपी में क्या करते हैं, एंटी कैंसर ड्रग, साइटोटॉक्सिक ड्रग जो होती है, जो कैंसर को ट्रीट करने के लिए हम दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं, उनको आप यूज करेंगे और उनसे जो है कैंसरस सेल्स को आप रिमूव कर देंगे शरीर से, उनको आप डिजोल्व कर देंगे, ठीक है। तो इसमें आप कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी का भी इस्तेमाल करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट टेस्टिकुलर कैंसर। इसको मैं एक बार रिपीट कर रही हूँ बेटा।
टेस्टिकुलर कैंसर, कैंसर क्या होता है आप सबको पता है अच्छे से, एमएसएन में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। नॉर्मल सेल्स डेथ प्रोसेस की तरफ जाते हैं, लेकिन जो एबनॉर्मल सेल्स होते हैं वो डेथ प्रोसेस की तरफ नहीं जाते हैं, ठीक है। अब अगर टेस्टिस में आपका कैंसर मौजूद है, ठीक है, तो दैट मीन्स कि जो एबनॉर्मल सेल्स हैं वो डेथ प्रोसेस की तरफ नहीं जा रहे हैं और वहाँ पे गांठ बनना कैंसर की शुरू हो जाती है, वो हो गई हमारी टेस्टिकुलर कैंसर, ठीक है। इसके कॉजेज या इसके रिस्क फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, जैसे आपकी एज, आपका फैमिली हिस्ट्री और आपका प्रीवियस मेडिकल हिस्ट्री, पर्सनल हिस्ट्री, आपकी रिपीटेटिव वे में आपको किसी तरीके का फ्रीक्वेंट इन्फेक्शन या फिर बीमारी होती है जेनेटल सिस्टम से रिलेटेड। उसके अलावा इडियोपैथिक, द रीजन इज अननोन, आपको रीजन नहीं पता है, नेचुरल तरीके से कोई बीमारी डेवलप होकर नहीं हो रहा है, लेकिन विदाउट एनी कॉन्जिगेटिव फैक्टर जो है टेस्टिकुलर कैंसर डेवलप हो जाता है, ठीक है। तो उस रीजन की वजह से आपको टेस्टिकुलर कैंसर डेवलप हुआ। इसके अलावा जिनके अंदर एबनॉर्मल टेस्टिस है, यानी कि जो टेस्टिस पार्ट जो है वो प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं करता है, उसका स्ट्रक्चर प्रॉपर नहीं है, एबनॉर्मल है, ठीक है। तो कई बार क्या होता है, वही चीज क्योंकि वो फंक्शन प्रॉपर नहीं कर रहा है, वो स्ट्रक्चर अच्छे से जो है डेवलप नहीं हुआ है बचपन से, तो कई बार होता है कि ये धीरे धीरे करके कैंसरस फॉर्म में डेवलप हो सकता है। देन अगेन, अगर फैमिली हिस्ट्री है, अगर फादर को माइट हैव डेवलप्ड जेनाइटल कैंसर कोई भी एरिया के अंदर, तो बच्चे के अंदर क्या होगा, 50% चांसेस है कि वो भी, उसके अंदर पॉसिबिलिटी है कि वो भी कैंसर को डेवलप कर सकता है, ठीक है। इसके अलावा और क्या चीजें हैं, अनडिस्टेंडेड जो हमारी टेस्टिकल है, टेस्टिकल प्रोट्रूड होकर शरीर से बाहर नहीं आई है और वो इंटरनल एरिया के अंदर ही मौजूद है, तो भी उसकी वजह से एबनॉर्मलिटी डेवलप हो सकती है। तो एक एबनॉर्मल कंडीशन होती है जिसकी वजह से जो है टेस्टिकुलर कैंसर डेवलप हो सकता है। देन हमने आगे पढ़ा व्हाट कैन बी द सिम्टम्स, तो अगर आपको जेनाइटल एरिया में कोई भी दिक्कत होगी तो आपके यूरिन के अंदर भी जो है आउटपुट जो है उसके ऊपर अफेक्ट आता है, ठीक है। तो अब इसमें क्या क्या चीजें जुड़ जाएंगी, लिम्फ और इनलार्जमेंट, प्रोट्रूशन, गांठ जैसा जो है बॉटम एरिया के अंदर पेशेंट को आपको महसूस होगा, यानी कि जब आप पाल्पेट करोगे भी नहीं तो भी आपको विजुअलाइज खुली आंखों से जब आप पेशेंट का, जब आप एरिया चेक करोगे तो वो आपको वैसे ही दिखाई देगा कि वो प्रोट्रूड हो रहा है, ठीक है। इवन अगर इस तरीके से नहीं है तो आप जब पाल्पेट करोगे तो जो कैंसर की जो गांठ है वो आपको वैसे ही फील हो जाएगी। देन इसके अलावा हैवीनेस इन द स्क्रॉटम, स्क्रॉटम एरिया के अंदर आपको हैवीनेस, भारीपन महसूस होगा, ठीक है। क्यों होगा, क्योंकि वहाँ पे गांठ मौजूद है और कई बार क्या होता है, गांठ बनने की वजह से वहाँ पे जो फ्लूइड का जो फ्लो होता है, लिम्फ सर्कुलेशन है, ब्लड सर्कुलेशन है, पानी जो आपका है वहाँ पे, ठीक है, एक तरीके से मतलब बहुत एक सिंपल लैंग्वेज में बता रही हूँ, तो उसके ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से क्या होगा, वहाँ पे हैवीनेस होना शुरू हो जाएगा। देन कलेक्शन ऑफ द फ्लूइड इन द स्क्रॉटम, स्क्रॉटम के अंदर आपका फ्लूइड कलेक्शन डेवलपमेंट हो जाएगा, ऑब्स्ट्रक्शन होने लगेगी फ्लूइड के अंदर, मूव हो रही है, क्योंकि नोड्यूल्स की वजह से रुकावट आ रही है, परेशानी आ रही है, जिसकी वजह से स्क्रॉटम एरिया के अंदर हैवीनेस शुरू हो जाएगी। देन enlargement टेंडरनेस ऑफ द ब्रेस्ट, कई बार मेल पेशेंट के अंदर टेस्टिकुलर कैंसर होने की वजह से एपिजेनाइटल एरिया के अंदर कहीं पर भी जब कोई भी आपका डिजीज कंडीशन या कैंसर डेवलप हो रहा है तो एज अ साइड इफेक्ट क्या होता है, आपका मेल पेशेंट के अंदर जो है कई बार एनलाइनमेंट होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके की जो आपको सिम्टम्स है वो पेशेंट के अंदर दिखाई देंगे। देन बैक पेन, पेशेंट को कमर में दर्द रहेगा, पैल्विक एरिया के अंदर पेशेंट को डिस्कम्फर्ट फील होगा, तो इस तरीके के जो है सिम्टम्स आपको पेशेंट के अंदर दिखाई देंगे। देन व्हाट कैन बी द डायग्नोसिस, डायग्नोसिस के अंदर आप पेशेंट का हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे, पेशेंट का फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, आप पेशेंट का इमेजिनिंग टेस्ट करेंगे, ब्लड टेस्ट करेंगे और साथ में पेशेंट का आप क्या करेंगे, रेडिकल इनग्वल और चेक्सनी, और चेक्सनी इनग्वल और चेक्सनी मतलब पेशेंट का कोई और आप प्रोसीजर कर रहे हैं एट दैट टाइम जब आपको स्क्रॉटम के अंदर एबनॉर्मेलिटी दिख रही है, तो सेम टाइम पे जैसे बायोप्सी करते हैं ना, बायोप्सी के टाइम पे आप सैंपल कलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, और फिर उसको लैब में भेज देते हैं और पता लगाते हैं कि ये किस कैंसर है, तो ये किस टाइप का कैंसर है। तो उसी तरीके से आप टेस्टिकल एरिया के अंदर जो भी एबनॉर्मल उसके टिश्यूज होंगे उन एरियाज को आप रिमूव कर लेंगे और नोड्यूल्स को रिमूव करके लैब में भेज देंगे, ये पता लगाने के लिए कि वेदर इट इज कैंसरस और नॉन कैंसरस, इफ इट इज कैंसरस देन व्हाट टाइप ऑफ कैंसर इट इज, तो उसके हिसाब से फिर आप पेशेंट को जो है ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं। मैनेजमेंट हमने क्या क्या पढ़ लिया, रेडिकल इंगुअल और चेक्सनी, ठीक है, रेट्रोपेरिटोनियल लिम्फ नोड डायसेक्शन, रेडिएशन थेरेपी एंड कीमोथेरेपी, ठीक है।
So this is all about testicular cancer. नेक्स्ट आपका आता है मेल एरिया खत्म हुआ, ठीक है। अब हम आते हैं फीमेल जेनाइटल एरिया के ऊपर। फीमेल जेनाइटल एरिया के अंदर टुडे द सेकंड टॉपिक व्हिच वी आर गोइंग टू कवर इज फिब्रॉइड। तो यूजुअली जो ये फिब्रॉइड्स है या के यूट्राइन एरिया के अंदर फीमेल्स के डेवलप होता है, ठीक है। तो व्हाट इज फिब्रॉइड? दीज आर द नॉन कैंसरस ग्रोथ, दीज आर द नॉन कैंसरस ग्रोथ ऑफ द यूट्रस दैट ऑफ्टन अपीयर ड्यूरिंग चाइल्ड बेयरिंग ईयर्स। चाइल्ड बेयरिंग ईयर जैसे above the age of 18 and below the age of 35, 34, ये हमारी नॉर्मल फीमेल्स के अंदर चाइल्ड बेयरिंग कैपेसिटी होती है। इस टाइम पे हम कभी भी जो है कंसीव कर सकते हैं और जो है फैमिली प्लान कर सकते हैं। तो कई बार इस एज में या इस उम्र में क्या होता है, हमारे यूट्रस के अंदर फेब्रॉइड डेवलप होने लगते हैं, ठीक है। ये नॉन कैंसरस होते हैं, ये कोई आगे जाके फ्यूचर में जाके जो है कैंसर के अंदर डेवलप नहीं होंगे, ठीक है। छोटे कैंसरस फॉर्म, नॉन कैंसरस फॉर्म में गांठें जो है वो बनना शुरू हो जाती हैं, उसी को हम फेब्रॉइड्स कहते हैं, ठीक है। तो इट इज बेसिकली अ यूटेराइन फेब्रॉइड विच इज कम्प्लीटली अ नॉन कैंसरस। ये नॉन कैंसरस होती है और ये यूजुअली कब डेवलप होते हैं शरीर में? एट द एज ऑफ चाइल्ड बेयरिंग एज। जो चाइल्ड बेयरिंग एज होती है उसके अंदर जो ये फेब्रॉइड्स हैं ये डेवलप होते हैं। कई बार नॉर्मली फीमेल के अंदर यूट्राइन जो फेब्रॉइड्स होते हैं वो डेवलप हो रखे होते हैं, मतलब, और पेशेंट के ऊपर किसी भी तरीके के जो इन सिम्टम्स हैं या लक्षण जो होते हैं बीमारी का, जिससे सिम्टम्स आते हैं, वो पेशेंट को डेवलप ही नहीं होते हैं। तो थ्रू आउट देयर लाइफ उनका उम्र जो है पेशेंट को पता नहीं चल पाता है कि उनके अंदर क्या है, यूट्राइन फेब्रॉइड प्रेजेंट है, ठीक है। तो ऐसा भी कई बार मैक्सिमम मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर ये चीज डेवलप होती है। देन अगर हम कॉजेज एंड हम रिस्क फैक्टर्स की अगर हम बात करते हैं तो जेनेटिक चेंजेस, सबसे पहले तो आपका जेनेटिक चेंजेस, अगर जेनेटिक डिसऑर्डर है, जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी होने की वजह से भी यूटेराइन फिब्रॉइड शरीर के अंदर डेवलप हो सकते हैं। देन कई बार फीमेल पेशेंट के अंदर क्या होगा, हार्मोनल चेंजेस, जैसे ईस्ट्रोजन हो गया, प्रोजेस्टेरॉन हो गया, आपके अंदर हार्मोनल चेंजेस है, वेरिएशन है, तो उस कंडीशन में एज अ साइड इफेक्ट जो है आपको यूट्राइन फेब्रॉइड जो है शरीर के अंदर डेवलप हो सकते हैं। देन एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, कई बार एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स इतनी ज्यादा डेवलप होती है, इतनी ज्यादा ऊपर लेयर के ऊपर लेयर डेवलप हो रही होती है, जिसकी वजह से वहाँ का जो टिश्यू लेवल है या फिर जो मैट्रिक्स लेवल होता है वो वहाँ पे स्टिकी हो जाता है, एक दूसरे के साथ स्टिक होके वहाँ पे फेब्रॉइड डेवलप करने लगता है। तो उस कंडीशन के अंदर भी हमें यूट्राइन लेवल पे फेब्रॉइड डेवलप हो सकते हैं, अगर वहाँ पे एक्स्ट्रा आपका मैट्रिक्स लेवल अगर वहाँ पे ज्यादा मौजूद है। देन फैमिली हिस्ट्री, अगर फैमिली हिस्ट्री में है कि जेनाइटल एरिया के अंदर कहीं ना कहीं जो है एबनॉर्मेलिटी डेवलप होती ही है, ठीक है, इन्फेक्शन होते ही है, डिजीज कंडीशन डेवलप होती ही है, तो उस कंडीशन के अंदर पेशेंट के लिए चांसेस हैं कि वो क्या कर सकता है, पेशेंट जो है यूट्राइन फेब्रॉइड को डेवलप कर सकता है। देन ओबेसिटी एंड ड्रग यूज, एक्सेसिव ड्रग यूज, एल्कोहलिज्म, टबैको यूज, ठीक है, अदर टॉक्सिक एजेंट्स अगर हम बहुत ज्यादा कंज्यूम करते हैं तो उस रीजन की वजह से भी जो है क्या हो सकता है, फेब्रॉइड डेवलप हो सकता है। देन ओबेसिटी, जितना मोटापा है, ऑर्गन्स के पास जितना फैट का लेयर होता है या मोटापा होता है, उतना ज्यादा पेशेंट के लिए चांसेस हैं कि उन एरियाज के जो ऑर्गन्स है वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाते। तो उन कंडीशंस के अंदर भी कई बार आपका यूट्राइन फेब्रॉइड डेवलप हो सकता है। देन व्हाट कैन बी द सिम्टम्स, अब इसके लक्षण क्या होंगे या इसके सिम्टम्स क्या होंगे? हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, क्योंकि फीमेल का यूट्राइन पार्ट इज इन्वॉल्व है ना, तो वो क्या होगा, दैट इज रिलेटेड टू द मंथली साइकिल। तो इसके अंदर क्या होगा, हैवी ब्लीडिंग, बहुत ज्यादा जो मंथली साइकिल है उसके अंदर बहुत ज्यादा हैवी ब्लीडिंग डेवलप होगी। मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग फॉर मोर देन अ वीक, एक हफ्ते से भी ज्यादा, 3-4 दिन का मंथली साइकिल इज ओके, बट इफ इट इज more than that, more than a week, then it is abnormal. Then frequent urination, बार बार पेशेंट का जो अर्जेंसी है यूरिनेट करने की, वॉइड करने की, वो डेवलप हो जाएगी। अगर पेशेंट अभी वॉइड करने गया यूरिन को, अगले 15 मिनट में पेशेंट फिर आपको बोलेगा कि जी मुझे वॉशरूम जाना है, तो अर्जेंसी, क्योंकि बार बार यूट्राइन फेब्रॉइड डेवलप होने की वजह से
पेशेंट के यूट्रस पे प्रभाव पड़ता है, प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से भी क्या होता है, पेशेंट के यूरिनेशन के ऊपर, उसके आउटपुट के ऊपर जो है बहुत ज्यादा फर्क दिखाई देता है। तो ये भी एक कारण होता है। देन डिफिकल्टी इन एम्प्टिंग ब्लडर, ब्लडर खाली करने के लिए प्रॉपर ब्लडर जो है वो एम्प्टी नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा, पेशेंट को जो है बार बार यूरिनेट वॉइड करने की जो है अर्जेंसी डेवलप होगी। देन अब क्योंकि आपका यूट्रस की वजह से जो है आपका ब्लडर एरिया पे डिस्टेंशन आ रहा है, प्रभाव पड़ रहा है, तो ऑब्वियसली फीमेल के ब्लडर के टी पॉइंट पर रेक्टम इज ऑल्सो प्रेजेंट, तो रेक्टम एरिया के ऊपर भी प्रेशर डेवलप होगा, जिसकी वजह से पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन भी रहना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो अर्जेंसी ऑफ यूरिनेशन एंड कॉन्स्टिपेशन आर द टू थिंग्स that will be that will be the most common factor in the uterine fibroid. Then backache, पेशेंट के लोअर बैक एरिया में जो है हमेशा पेन रहेगा, क्योंकि फेब्रॉइड डेवलप जितना होंगे, जितना उनका साइज बल्जीनेस मौजूद होगी, उससे जो है लोअर बैक पे बहुत प्रेशर पड़ेगा पेशेंट के, तो धीरे धीरे वहां पे क्या होगा, लोअर बैक पेन डेवलप हो जाएगा। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या क्या देखा, फेब्रॉइड क्या है, नॉन कैंसरस ग्रोथ होती है यूट्रस के अंदर टिश्यूज की, जेनेटिक फैक्टर्स की वजह से ये हो सकता है, हार्मोनल चेंजेस की वजह से डेवलप हो सकता है, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स अगर एबनॉर्मल है तो स्टिकी फॉर्म होने की वजह से वो अगेन फेब्रॉइड के अंदर डेवलप हो सकता है। देन अगर फैमिली हिस्ट्री है, ओबेसिटी है, ड्रग एब्यूज है, तो इन सब रीजन की वजह से अगेन फेब्रॉइड जो है यूट्रस एरिया के अंदर वो हमारे डेवलप हो सकते हैं। देन सिम्टम्स, सिम्टम में क्या है, हैवी ब्लीडिंग, ब्लीडिंग दैट टेक मोर देन अ वीक, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, डिफिकल्टी एम्प्टिंग ब्लडर, कॉन्स्टिपेशन एंड बैकएक, ये आपको सिम्टम जो है पेशेंट के अंदर दिखाई देंगे। देन डायग्नोसिस, डायग्नोसिस का क्या करेंगे, फर्स्ट यू विल गो फॉर हिस्ट्री कलेक्शन, पेशेंट का आप हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे, आप पेशेंट का फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, आप पेशेंट का इमेजिनिंग टेस्ट करेंगे, इमेजिनिंग टेस्ट में सेम चीजें, एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई, ये सब चीजें पेशेंट को करेंगे, अल्ट्रासाउंड हो गया, लैब टेस्ट में आप ट्यूमर मार्कर, ट्यूमर की प्रेजेंस की वजह से जो हमारे कुछ प्रोटीन्स हैं, इम्यूनिटी के जो कुछ कण होते हैं, उनका लेवल बढ़ जाता है, तो अगर वो बढ़ा हुआ आता है रिपोर्ट में, दैट मीन्स दैट इंडिकेटिंग दैट कि पेशेंट के शरीर में जो है कैंसरस सेल्स की मौजूदगी है, प्रेजेंस है, उसके लिए फिर हम लैब इन्वेस्टिगेशन कराते हैं। ठीक है, देन आप पेशेंट का हिस्ट्रोसोनोग्राफी, कंप्लीट यूट्रस जो है, आप पेशेंट का जो है सोनोग्राफी के टाइम पे आप पूरा इंटरनल स्ट्रक्चर चेक करेंगे, हिस्ट्रो salpingography and hysteroscopy, everything, these three procedures you will do to analyze, to visualize the fibroid and the uterus area. ठीक है, प्रॉपर फंक्शनिंग, ब्लीडिंग हो रही है नहीं हो रही है, कोई इन्फेक्शन तो नहीं मौजूद है, स्ट्रक्चर क्या है, कोई एबनॉर्मेलिटी तो मौजूद नहीं है। ठीक है, और इसके अलावा प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन एंड डायलेशन ऑफ द मसल एरिया वो मौजूद है या नहीं, वो सब चीजें चेक करने के लिए आप ये इन्वेस्टिगेशन करते हैं। ठीक है, अगर हम इसके ट्रीटमेंट की अगर हम बात करते हैं, तो सबसे पहले आता है वॉचफुल वेटिंग। वॉचफुल वेटिंग है कि अल्ट्रासाउंड में आपको पता चल गया कि छोटे छोटे फेब्रॉइड डेवलप हैं, लेकिन वो कोई एबनॉर्मेलिटी क्रिएट नहीं कर रहे, ना ही मंथली साइकिल के साथ, ना ही आपके किसी और स्ट्रक्चर के साथ। ठीक है, तो उससे होगा क्या, आपको प्रिकॉशन लेने के लिए बोला जाएगा, डॉक्टर आपको प्रिकॉशनरी एक चार्ट बना के देगा, भाई कौन सी चीज फॉलो करनी है और कौन सी चीज आपको फॉलो नहीं करनी है। इस तरीके से एक चार्ट आपका प्रिपेयर हो जाएगा, और जिसके बाद आप क्या होगा, बेसिकली पेशेंट को हम वेट करने के लिए बोलेंगे कि जब तक कोई सीवियर सिम्टम डेवलप नहीं हो रहे हैं, जब तक ओनली यू हैव टू वॉच एंड यू हैव टू वेट एंड यू हैव टू टेक द प्रिकॉशन, दैट्स इट। इतना ही जो है पेशेंट को आप बोल के आप उसको घर भेज देंगे। देन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में क्या आएगा, यानी कि मेडिकल मैनेजमेंट में उसका क्या क्या चीज आएगा, आप पेशेंट को जीएनआरएच एगोनिस्ट, एग्जाम्पल लाइक लियोप्रोलाइड, ठीक है, जीएनआरएच एगोनिस्ट में क्या क्या चीजें हैं, जैसे एग्जाम्पल जैसे लियोप्रोलाइड। ठीक है, ये जो टेबलेट्स होती हैं या ये जो मेडिकेशंस होती हैं, दे हेल्प अस टू ट्रीट द फेब्रॉइड, ये हमें फेब्रॉइड ट्रीट करने के लिए हेल्प करती है बाय ब्लॉकिंग द प्रोडक्शन ऑफ ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन लेवल। आपका जो ईस्ट्रोजन और जो प्रोजेस्टेरॉन लेवल है शरीर के अंदर, वो आपकी मंथली साइकिल एंड हमारे मेंस्ट्रुएशन
साइकिल को मेंटेन कर रहा है ना, उसको लुक आफ्टर कर रहा है। तो जब यही हार्मोन का इम्बैलेंस रहेगा, ठीक है, या कोई चीज ठीक पे रहेगी, उससे अगेन यूट्रस एरिया के अंदर एबनॉर्मलिटी डेवलप होगी एंड अगेन देयर विल बी द चांसेस कि जो फेब्रॉइड्स हैं वो बल्जी होके वो ब्लीड भी कर सकते हैं और वो हैवी ब्लीडिंग को इनिशिएट कर सकते हैं। तो इस रीजन की वजह से हम जीएनआरएच एगोनिस्ट जो मेडिकेशंस होती हैं या जो फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन होती है, ये हम पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं। देन प्रोजेस्टिन रिलीजिंग इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस को आईयूडी भी बोलते हैं, टू कंट्रोल द ब्लीडिंग ऑफ फेब्रॉइड। अगेन दिस मेथड वी आर अप्लाइंग टू मैनेज द ब्लीडिंग, यानी कि मंथली जो ब्लीडिंग हो रही है उसको मैनेज करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए हम इस तरीके की जो ट्रीटमेंट है, कई बार हम ये भी जो है माइनर लेवल पे जो है ये हम पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं। देन ट्रेनेक्सिन एसिड इट इज द हैवी ब्लीडिंग। कई बार आपने देखा होगा, कई बार अगर पेशेंट को चांसेस हैं कि बहुत ज्यादा एक्सेस लेवल पे ब्लीडिंग है, ठीक है, तो टैबलेट ट्रेनेक्सा जो होती है वो हम लिक्विड फॉर्म में या फिर सॉलिड फॉर्म में हम पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं। तो ट्रेनेक्सा जो ये मेडिकेशन है, ये आप फीमेल पेशेंट को किस टाइम पे दे रहे हो, जब उसको क्या हो रहा है, हैवी ब्लीडिंग हो रही है। जिस टाइम पे ब्लीडिंग इतनी ज्यादा है, इवन द फीमेल कैन बिकम एनेमिक, तो उस टाइम पे हम इस तरीके के जो मेडिकेशन है वो हम पेशेंट को जो है प्रोवाइड करेंगे। अदर मेडिकेशंस में क्या है, जो सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट है, जैसे अगर पेशेंट को फीवर है, दर्द है, कॉन्स्टिपेशन है, डायरिया है, ठीक है, कहीं पर पेन है, तो एनएसएट, एनआर जैसे और एंटी एमेटिक, ठीक है, लेक्सेटिव, एंटी डायरल, ये सब चीजें फिर आप इसके अंदर एड ऑन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट की इनके अंदर आप कौन सी तरीके के क्लासिफिकेशंस एंड किस तरीके के ड्रग्स एंड प्रोसीजर्स जो जो नॉन इन्वेसिव फॉर्म में है, आप कौन कौन से जो है कैटेगरीज आप इसके अंदर दे सकते हैं। देन नेक्स्ट आता है नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर्स। नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर्स का मतलब क्या होगा, जिसके अंदर पेशेंट के शरीर पर आप कहीं पर भी कोई कट नहीं लगा रहे हो, कोई होल नहीं कर रहे हो, कोई इंसिजन क्रिएट नहीं कर रहे हो, ठीक है, अल्ट्रासोनोग्राफी फॉर्म में, इमेजिंग टेस्ट के फॉर्म में आप कोई प्रोसीजर अप्लाई कर रहे हो, वो हो गया आपका नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर। सबसे पहला होता है आपका एमआरआई गाइडेड अल्ट्रासाउंड सर्जरी, जिसको यूएसबी बोलते हैं। एमआरआई बेस्ड प्रोसीजर होता है, ठीक है, जिसके अंदर क्या करते हैं, अल्ट्रासाउंड वेव्स का इस्तेमाल करते हैं। सोनोग्राफिक वेव्स होती हैं, उसको हम इस्तेमाल करते हैं फेब्रॉइड्स को अटैक करने के लिए या फिर फेब्रॉइड्स को टारगेट करने के लिए। इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, अल्ट्रासोनिक वेव टारगेट फेब्रॉइड टू हीट एंड डिस्ट्रॉय। आप इसके अंदर अल्ट्रासोनिक वेव्स का इस्तेमाल करते हो, जिससे कि जो फेब्रॉइड्स होती हैं आप उस पर हीट प्रोवाइड कर रहे हो, जब वो गर्म होने लगेंगी, जब वो हीट होने लगेंगी तो श्रिंक होना शुरू हो जाएंगी और श्रिंक होके धीरे धीरे उनका साइज जो है छोटा होना शुरू हो जाएगा, वो सिकुड़ के शेड ऑफ हो जाएंगी शरीर से, ठीक है। देन मिनिमली इन्वेसिव प्रोसीजर्स, जिनके अंदर माइनर इंसिजन क्रिएट होते हैं, जिससे पेशेंट को कोई तकलीफ नहीं होती है। सबसे पहला आता है यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन, ठीक है, तो नाम से ही समझ में आ रहा है, यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन, समथिंग द प्रोसीजर दैट इज समथिंग रिलेटेड टू द आर्टरीज, है ना, आर्टरी से रिलेटेड कोई सर्जरी आप या फिर आप जो है प्रोसीजर कर रहे हैं। अब इसमें क्या क्या चीजें आती हैं, एम्बोलिक एजेंट इंजेक्टेड इनटू द आर्टरीज सप्लाइंग द uterus will cut off the blood supply to the uterus and because of that fibroid becomes shrinked। तो इन शॉर्ट इसकी कहानी क्या है, आप इम्बॉलिक एजेंट इंजेक्शन फॉर्म में आप पेशेंट के शरीर में भेजते हो, वो उन आर्टरीज को अटैक करती है जो आर्टरीज फेब्रॉइड को या फिर उस पर्टिकुलर एरिया को जो है सप्लाई कर रही होती है। जब ब्लड सप्लाई रुक जाएगी उस पर्टिकुलर एरिया की, तो फेब्रॉइड को फ्रेश न्यूट्रिशन, फ्रेश ब्लड नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से वो धीरे धीरे क्या करेगी, वो डेथ प्रोसेस की तरफ चली जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन। रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन में क्या क्या चीजें आती हैं, हायर रेडियो फ्रिक्वेंसी एनर्जी डिस्ट्रॉय यूट्राइन फिब्रॉइड एंड shrink the blood vessels that feed them. This procedure also targets the blood vessel which are supplying to the fibroid and that particular area of the uterus.
ठीक है। तो ब्लड सप्लाई जब नहीं मिल रही है तो देयर विल बी नो फ्रेश ब्लड, देयर विल बी नो फ्रेश ऑक्सीजन इज देयर, अल्टीमेटली दैट एरिया or that fibroid becomes shrink. Then रोबोटिक मायोमैक्टमी में क्या क्या चीजें आ रही हैं? सर्जन रिमूव द फिब्रॉइड, सर्जन जो है फिब्रॉइड को रिमूव करेगा, लीविंग द यूट्रस इन द प्लेस, सर्जन यूट्रस को तो वहीं पर ही छोड़ रहा है, यूट्रस में किसी तरीके की कोई कट नहीं लगा रहा है, लेकिन जो आपके फिब्रॉइड हैं उनको कट करके, उसको रिमूव करके शरीर से जो है बेसिकली आपके बाहर कर रहा है, ठीक है। और इंसिजन आपका लग रहा है कहाँ पे? लोअर एब्डोमेन में, जो रिमूव द फिब्रॉइड फ्रॉम द यूट्रस। तो लोअर एब्डोमेन में इंसिजन क्रिएट करोगे और साथ में आप क्या करेंगे, वहाँ पे सिर्फ फिब्रॉइड को आप रिमूव कर देंगे और यूट्रस को वहीं पर ही छोड़ देंगे। देन एंडोमेट्रियम एब्लेशन, एंडोमेट्रियम एब्लेशन में क्या हो रहा है आपका? स्पेशलाइज्ड इंस्ट्रूमेंट इंसर्टेड इनटू द यूट्रस by using heat, microwave energy, hot water, electric current to destroy the lining of the uterus. तो जहाँ पे फिब्रॉइड का मौजूद है, यूट्रस की लाइनिंग पे मौजूद है ना, इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर, तो वहां पर हीट क्रिएट करोगे। हीट आप किसी भी चीज से क्रिएट कर सकते हो, चाहे हॉट वाटर से, इलेक्ट्रिक करंट से, ठीक है, या फिर आप पेशेंट का माइक्रोवेव एनर्जी इस्तेमाल कर सकते हो, जिससे कि फेब्रॉइड जो है वो हीट हो जाएंगे एंड होगा क्या उससे? पेशेंट का बेसिकली जो यूट्रस की लाइनिंग है उसमें से शेडिंग स्टार्ट हो जाएगी, तो उससे धीरे धीरे फेब्रॉइड जो है वो सबसाइड होना शुरू हो जाएगा। देन एंडोमेट्रियम एब्लेशन हो गया। देन नेक्स्ट आपका आता है हिस्टेक्टमी। हिस्टेक्टमी में आपका क्या चल रहा है? हिस्टेक्टमी एक लास्ट एंड अल्टीमेट प्रोसीजर है, जिसके अंदर अगर आपके बाकी प्रोसीजर करने के बाद, बाकी प्रिकॉशंस लेने के बाद भी पेशेंट को किसी भी तरीके का कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं आता है, ठीक है, तो फिर हम पेशेंट का क्या करते हैं? हम सिस्टेक्टमी कर देते हैं। हम पेशेंट का जो पूरा जो बेसिकली जो यूट्रस है वो हम पेशेंट का रिमूव कर देंगे, निकाल देंगे शरीर से, ताकि उसकी फिब्रॉइड की जो समस्या है वो लाइफ टाइम के लिए उसकी हट जाए, ठीक है। तो ये आपका हो गया यूट्राइन फिब्रॉइड। तो दिस इज ऑल अबाउट इन दिस टॉपिक। हमने फिब्रॉइड क्या होता है? नॉन कैंसरस ग्रोथ होती है यूट्रस के अंदर, जेनेटिक चेंजेस, हार्मोनल लेवल के अंदर प्रॉब्लम्स, एक्स्ट्रा मैट्रिक्स के अंदर प्रॉब्लम, फैमिली हिस्ट्री, ओबेसिटी एंड ड्रग यूज, इन सब रीजंस की वजह से फेब्रॉइड जो है वो डेवलप हो सकते हैं। देन सिम्टम्स भी क्या क्या आएगा? हैवी ब्लीडिंग होगी पेशेंट को, द ब्लीडिंग विच टेक मोर देन अ वीक, पेशेंट को मोर देन अ वीक, मोर देन 7 days का जो हैवी ब्लीडिंग है वो डेवलप होगा। Then frequent urination, patient will also develop the constipation, patient will also develop the back pain and also face the difficulty in emptying the bladder. इस तरीके के जो symptoms है वो पेशेंट के अंदर आपको दिखाई देंगे। When you go for the diagnosis, what you will do? You will go for history collection, फिजिकल एग्जामिनेशन, लैब टेस्ट, इमेजिंग टेस्ट, और इसके अलावा सोनोग्राफी, salpingography and hysteroscopy. These are the basic investigations that you will apply for the uterine fibroid. Then for treatment, what you will do? You will do watchful waiting till the time when there is no abnormalities present, ठीक है। Then progestin releasing introducing device IUD to control the heavy bleeding. You will offer GnRH agonist, leuprolide to treat the fibroids by blocking the blood vessel which are supplying to the that area or to the fibroid. Then tranexamic acid to ease the heavy bleeding period. Then other medications like NSAID, analgesics, antidiarrheals, laxatives like this you will provide to the patient. Then नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर में MRI गाइडेड अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी, मिनिमल इन्वेसिव प्रोसीजर्स में यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन, रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन, रोबोटिक मायोमैक्टमी,
then endometrial ablation and hysterectomy. Hysterectomy will also you will perform for the patient. Okay, so this is all about fibroid, uterine fibroid.